बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात और उनके ताने बाने। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जाके मिल रहे हैं। पहली दफा नहीं है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में रियासत पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बना रही है, और मसाजिद भी वो कि जहां पर खुदा का नाम लिया जाता है, जहां पर खुदा की इबादत की जाती है, जहां पर शरीयत के निज़ाम के तहत, खुदा के अहकामात के तहत उसकी इताअत की जाती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है कि दहशतगर्द तंजीमें, खासतौर पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि सो कॉल्ड मुबैना तौर पे इस्लाम के नाम लेवा बनते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, वो मसाजिद पे हमले करते हैं, मसाजिद को शहीद करते हैं जहां पे खुदा का नाम लिया जाता है, जहां पे खुदा की इबादत की जाती है। नमाजियों को शहीद करते हैं और उन नमाजियों की हिफाजत करने वाले लोगों को, सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को, उनको शहीद करते हैं। पिछले कुछ अर्से में देखा गया है कि कलअदम टीटीपी हर दहशतगर्द हमले के बाद ये कहती है कि यह हमला उसने नहीं किया, लेकिन ताने बाने जाके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ही मिलते हैं। और अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है दोबारा से कलअदम टीटीपी ने कि मसाजिद को टारगेट किया जाए। और गुज़श्ता 7 महीनों में जो अभी जमरूद में कल हमला हुआ, ये दूसरी मस्जिद है जिसको शहीद किया गया। पेशावर पुलिस लाइंस के हमले के बाद और खासतौर पर जोब हमले के बाद जब कलअदम टीटीपी का बयानिया बिकना बंद हो गया था, तो तब भी उन्होंने यही तरीका, यही जो रवैया था उसको इख्तियार किया था और जोब में जिहाद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन पे हमले की जिम्मेदारी डाल दी थी, जबकि हमला कलअदम टीटीपी ने खुद किया था। और इसके अलावा पेशावर पुलिस लाइंस इमाम बारगाह की जिम्मेदारी भी कलअदम टीटीपी ने कबूल नहीं की थी, जबकि हमला उन्हीं की तरफ से किया गया था। टीटीपी असल में मसाजिद पे हमला करके इसकी जिम्मेदारी इसलिए कबूल नहीं कर रही कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से पहले ही वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है और अफगान तालिबान की हुकूमत ये वादा कर चुकी है कि इस किस्म के इकदामात के लिए वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अगर टीटीपी इन हमलों की, मसाजिद पे हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर लेती है, तो पाकिस्तान में तो उसके लिए पहले ही जाय पनाह नहीं है, अफगानिस्तान में भी वो रह नहीं सकेंगे। इस ज़िम्न में इस हवाले से आर्मी चीफ पहले ही वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और फौज को इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पे अफगान हुकूमत को अमल करना होगा, वरना पाकिस्तान अपनी जमीन की हिफाजत के लिए हर किस्म के इकदामात करने की सलाहियत रखता है और उसके लिए तमाम तर जवाज भी मौजूद है। फिर सवाल ये भी है कि आशूरा से 3 दिन पहले मस्जिद पे हमला एक बार फिर फ़िरक़ावारियत और तसादुम को हवा देने के लिए किया गया है और मसाजिद पे हमला करके मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को लड़वाने की कोशिश की जाती है, जो कि नाकाम रही है हमेशा से पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, फ़िरक़ावारियत से नफरत करने वाले लोगों ने इस किस्म की हर कोशिश, हर साजिश को हमेशा नाकाम बनाया है और इनको कामयाब नहीं होने दिया, बावजूद इसके कि दुश्मन बार बार इस किस्म की नाकाम मज़मूम कोशिशें और साजिशें करता रहा है। और इसके अलावा पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा था उसमें भी इन हरकत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। पैगाम पाकिस्तान वो एक मुआहिदा था कि जिसमें पाकिस्तान में बसने वाले, रहने वाले पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने उसको एंडोर्स किया था और उसको पाकिस्तान में तरवीज देने के लिए उसको फैलाया भी गया था। इसी मामले पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती जुबैर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जुबैर अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जो हम एक पैटर्न देख रहे हैं, एक नया तरीकाकार दोबारा से देख रहे हैं, कलअदम टीटीपी मसाजिद पे हमला करती है और फिर उसको कबूल भी नहीं करती, उसकी वजूहात मैंने बयान भी कर दी। कितना शर्मनाक, कितना काबिल मजम्मत है ये कि मसाजिद को शहीद किया जाए, नमाजियों को शहीद किया जाए, आशूरा से 3 दिन पहले एक मस्जिद पे हमला किया जाए, इमाम बारगाह पे हमला किया जाए और खासतौर पर पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा था उसमें एंडोर्स किया गया कि इस किस्म की चीजें, इस किस्म के हमले
कोई गुंजाइश किसी तौर पे शरई तौर पे बिल्कुल नाजायज है ये और ये हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी तफसील के साथ जिक्र कर दिया और इसमें किसी शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि मसाजिद के अंदर धमाके करना, मसाजिद को मुनहदम कर देना, मसाजिद को शहीद कर देना, नमाजियों को तह तेह कर देना, वहां रखे हुए अलमारियों के अंदर कुरानी नुस्खों को जला देना, नजर आतिश करवा देना, उड़ा देना और उनके टुकड़े टुकड़े बखेर देना, जाहिर है शरीयत, दीन, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हराम, नाजायज, सख्त हराम, संगीन तरीन जुर्म है। हर कलमा गो मुसलमान, बल्कि हर पाकिस्तानी, बल्कि कहना चाहिए हर इंसान इसको कंडेम करेगा, गलत और नाजायज कहेगा। चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही हो, पख्तून बेल्ट में हो रही हो, चाहे वहां के बलोच बेल्ट के अंदर हो रही हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर दहशतगर्दी हो रही हो, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर कलमा गो इंसान उसे बुरा कहेगा, नाजायज कहेगा, गलत कहेगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि आप कोई वाकया पेश आ जाए और उस वाक़े पर टीवी चैनल के हजरात प्रोग्राम कर लें और कोई आदमी आए और फिर वो कुछ रस्मी अल्फाज ये इस्तेमाल कर ले, अफसोसनाक वाक़या है, हम मजम्मत करते हैं, मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं मिलते, मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सजा दी जाए, तो क्या हम इन रस्मियात तक और इन्हीं जुमलों तक महदूद रहेंगे? सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये दहशत गर्दी हो रही है, ठंडे दिल से इनके असबाब क्या हैं, उसका तज्जिया, पार्लियामेंट कहाँ है, अदलिया, सियासतदान, हुकूमत, सवाल ये पैदा होता है क्या उनकी तरजीहात का तयन ये है? इस वक्त पाकिस्तानी बल्कि हर इंसान और हर कलमा गो मुसलमान, हर पाकिस्तान के ममलकत के बाशिंदे के दिल की एक ही आवाज, अमन लाओ, अमन लाओ, पीस लाओ, अमन लाओ। मुज़ाकरात करके अमन ला सकते हो, लाओ। जंग के जरिए लाते हो, लाओ। किसी का इंजमाम होता है, इंजमाम नहीं होता है। हुकूमत ये कहती है, सियासतदान ये है, हुकूमत ये वाली आवे या ये वाली आए, निगरान वजीर आजम इस जमात का है या उस जमात का है, जमान पार्क में ये हो रहा है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का। ये आवाम के दिल की तर्जमानी नहीं है। आवाम के दिल की तर्जमानी वो है जो परसों गालिबन इराक के अंदर भी हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अमन के लिए सफेद परचम लेकर निकले हैं और वो अपनी मट्टी के लिए अमन मांग रहे हैं, अपने स्कूल पढ़ते बच्चों के लिए अमन मांग रहे हैं। हुकूमत की तरजीहात में ये मसला किस हद तक है, पार्लियामेंट के अंदर आपको किस कदर इसके बारे में आवाजें सुनाई देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यहाँ पर आपको कौन सी तरजीह नजर आती है? असल मामला ये है कि हुकूमत इस मसले को हल करने के अंदर संजीदा क्यों नहीं दिखाई देती और एक आम पाकिस्तानी के दिल को मुतमईन क्यों नहीं करती? सवाल ये है। बलूचिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती जुबैर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल आज पास हो गया है। निगरान हुकूमत को इख्तियारात कुछ दे दिए गए हैं, कुछ पहले दिए जाने की खबरें थी उसमें से वापस ले लिए गए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल इलेक्शन के बाद इन इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या कहती है? कुछ दीगर मामलात भी हैं जो पॉलिटिकल एरेना के हवाले से हैं, उन पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। निगरान हुकूमत के इख्तियारात पे हुकूमत ने खासतौर पे मुस्लिम लीग नून ने एक तरह से यू टर्न लिया है और कुछ इख्तियारात जो इंटरिम सेटअप को दिए गए थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को दिए गए थे, आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मजीद तरमीम की है उनमें और उसके बाद इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है वो मंजूर करवा लिया गया है। कुछ सवालात यहाँ पे जनरेट होते हैं। सवाल यह है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने पे बिल में जो तरमीम हुई है, क्या इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून लेट गई है, उसने घुटने टेक दिए और इत्तेहादी जीत गए? सवाल ये पैदा होता है कि निगरान वजीर आजम और इलेक्शन इस्लाहात पे हुकूमती इत्तेहाद जो तकसीम होता हुआ नजर आया है, फैसले कर कौन रहा है असल में? और जो फैसला साज है क्या उसी का हतमी फैसला होगा निगरान हुकूमत की और निगरान वजीर आजम के तश्कील के हवाले से भी? सवाल यह भी है कि निगरान हुकूमत को वसी मुआशी इख्तियारात देने के मामले पे पीपल्स पार्टी और JUIF ने
क्या नून लीग को तनहा कर दिया था? इसके अलावा वसी मुआशी इख्तियारात वाली निगरान हुकूमत का आइडिया आखिर किसका था और इसका मकसद क्या है? इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? क्या इसका मतलब ये निकल सकता है कि इंटरिम सेटअप जो है वो मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा महीनों के लिए या साल के लिए या सालों के लिए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल ये भी है कि नून लीग 60 से 90 रोज की निगरान हुकूमत को बड़े मुआशी फैसले करने का मैंडेट क्यों देना चाह रही थी, और सवाल ये भी है कि क्या तवील अरसे के निगरान सेटअप के खदशात इत्तेहादी हुकूमत को परेशान कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो सवाल पीटीआई से आज हम ये भी करेंगे कि पीटीआई निगरान सेटअप के मुशावरती अमल से भी आउट हो गई। क्या इस्तीफे महंगे पड़ गए थे? इसके अलावा सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी पीटीआई के हाथ से चला गया। क्या इस जमात को अंदरूनी तकसीम नुकसान पहुंचा रही है? अंदरूनी तकसीम इस जमात को खा गई है? तोशाखाना केस अब चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से आज इनकार हो गया है। क्या इसके बाद चेयरमैन पीटीआई मजीद मुश्किल में पड़ गए हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं मेरे साथ सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेंटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ क्या है? और एक तरह से अपेरेंटली नजर ये आता है कि इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के हवाले से कुछ अच्छी चीजें इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी आपका मौक़िफ़ इस पे क्या है? और इस मुशावरती अमल से भी पीटीआई आउट है, आप लोग सिस्टम से टोटल आउट हो गए, नुकसान पड़ रहा है आपको अपने ही गलत फैसलों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा जी, बात इस तरह है कि अगर आप रियल सेंस में देखें तो सारी जमातों को प्रो डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई पार्टी है या नहीं है। फर्ज करें एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्लियामेंट में सीट नहीं जीती और वो पार्लियामेंट से बाहर है, क्या इसका ये मतलब है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारे गलत काम करना शुरू कर दें? वो उसकी क्या कह सकते हैं, नफरत में या उसके बुग़्ज़ में वो सारे ऐसे फैसले करना शुरू कर दें जो ओवरऑल मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए गलत हो? क्या इसका ये मतलब है कि जब हम लेट्स से केपी में जब आप निगरान हुकूमत लेकर आते तो पहले तो आइन कहते हैं कि 90 दिन के लिए, आप उनको 90 दिन की बजाय आप उनको तकरीबन 180 दिन में लेकर चले गए हैं? क्या ये मतलब है कि अगर पीटीआई वहां नहीं होगी तो आप सारे गैर आईनी काम शुरू कर देंगे? अगर क्या गैर आईनी हुआ इलेक्शन एक्ट में जो आपके मैं सारी बात देखें, तहफ़्फ़ुज़ात जब आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात किसी बेसिस पे होती है, किसी हिस्ट्री में होती है, किसी एक्शंस के बेस पर होती है। तो उसकी बेस पर जब आप जो एक्शंस ले रहे होते हैं उससे मैं आपकी नीयत को परख तो नहीं सकता, लेकिन आपके एक्शंस बता सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मोटिव क्या है? फॉर एग्जांपल केपी में आपने खुद भी देखा होगा कि ये सारी जमातें कह रही हैं 3 मेरे, 4 तुम्हारे, 6 उसके, फलाना उसके। सो इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये केयर टेकर जो है ना, ये अपने टेक केयर के लिए रखा हुआ है, वहां पे अपने ही नुमाइंदों को जगह दी हुई है, एंड उस जगह पे जो केयर टेकर के जो काम नहीं होते वो सारे हो रहे हैं। आप पंजाब में देखें, वो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, तबादले कर रहे हैं, वो लोग फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और फिर आप देखें बाज इलेक्शन कमीशन के जो बाज केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं, वो जाके लोगों के जलसों में भी जाके बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना, ये प्रो डेमोक्रेटिक बातें ना कर रहे हैं और ना ये करना चाहते हैं। ये किसी न किसी एक्ट तरमीमी बिल जो आज पास हुआ है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इसमें कोई एतराज है? इसमें देखिए, इसमें लेट्स पुट लाइक दिस, कल जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उस पे बहुत ज्यादा एतराजात थे। उसमें इन्होंने 2-3 चीजें स्लिप करने की कोशिश की। पहले तो इन लोगों ने जो कॉपी थी वो दी नहीं थी, ठीक है। रजा रब्बानी साहब ने उसका नोटिस लिया कि यार हमें तो दिया ही नहीं, तो आप पहले दें और 24 घंटों के लिए हमें पढ़ने दें। तो एक वो चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद जो छोटी मोटी चीजें पता चली है, उसमें यह पता चला था कि उन्होंने जो मेन चीज है आर्टिकल 230 जो है ना, उसका सब क्लॉज 1 विच इज
these are the do's of the election commission, sorry, caretaker government. और जो दूसरा है उसका 2A जो आता है उसका, that is don'ts, क्या क्या नहीं कर सकते. इन्होंने दोनों के अंदर चेंजेस की हुई थी, और दोनों के अंदर ऐसे चेंजेस की हुई थी, ऐसे इबहाम पैदा किए हुए थे कि अगर आप उस बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. लेट्स सपोज कि आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के फाइनेंसेस की वजह से आपने ये डिसीजन ले, तो कल को केयर टेकर कह सकता है कि जी पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, हम अगले 6 साल के इलेक्शन नहीं कराते. अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो नॉन इलेक्टेड है, और ये पाकिस्तान की जो देखिए इलेक्टेड पाकिस्तान पीपल, तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करेगी अगर केयर टेकर सेटअप तूल पकड़ता. देखिए इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का इन लोगों ने ऑलरेडी सत्यानाश मारा हुआ है. 60 से 90 रोज ही मुद्दत है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप रोल बैक करे, बिस्तरा गोल करे, घर. ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने कहा है कि देखें उनमें से कुछ चीजें तो वापस ले गए, लेकिन उन्होंने 2-3 क्लॉजेस छोड़ दिए हैं. और वो इस बात पे छोड़ी है कि जैसे आज अयाज सादिक साहब कह रहे थे कि मेरे पास वर्ल्ड बैंक वाले आए थे और उनको फिक्र पड़ गई थी कि सितंबर में हम लोगों ने साइन एक और वो करना है, तो उसका भाई आज से पहले क्या इलेक्शंस नहीं होते रहे? ठीक, उसमें कभी केयर टेकर नहीं आती थी, उसमें तो कभी ये मसले नहीं थे. इस दफा क्यों मसले आ रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है, इट्स नॉट अबाउट स्मेलिंग रैट, दे आर ऑल फुल ऑफ रैट्स. ओके, ठीक है. It's not smelling. I mean, it's you smell as if you are in a bunch of the rats. They are doing everything wrong. आप मुझे एक बात बताएं, पंजाब में जो हो रहा है आप ऑनेस्टली बताएं कि क्या वो सही हो रहा है जो केयर टेकर कर रहा है? आप मुझे बताएं केपी में जो केयर टेकर कर रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लेटेंटली वो गलत काम नहीं कर रहे? अब इसमें यहां पे जो इससे पहले जो ये लोग बिल लेकर आ रहे हैं क्या वो सही है? देखिए जस्टिफाई करने पे आप कुछ चीज भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक दफा आंखें बंद करके सोचें कि आप अल्लाह के सामने खड़े, क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब इसका जवाब दीजिएगा, देन सेंटर आजिज साहब से भी जवाब लूंगी, लेकिन सेंटर असद साहब पहले आप इसे जवाब लें जो सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब सवाल रेज कर रहे हैं. प्लस इस इलेक्शन एक्ट में बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, लाइक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आपने पाबंद कर दिया है कि उसने कंपाइल करना है रिजल्ट, किस टाइम मुद्दत तक देना है, अगली सुबह 10 बजे तक लाजमन दे देना है, इंटरनेट नहीं भी है तो भी वो खुद आके इन पर्सन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. कुछ चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन जहां तक केयर टेकर सेटअप के हवाले से चीजें हैं जो सेंटर हुमायूं साहब भी रेज कर रहे हैं कंसर्न्स, और मुल्क में डिबेट चल रही है, क्या वजह क्या है इंटरिम सेटअप को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को इतना एम्पावर करने के लिए? इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी ऑन गोइंग, या बिहाइंड द सीन्स कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको भी पता है कि केयर टेकर सेटअप शायद तूल पकड़ जाएगा. सेंटर असद साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, ऑल इज वेल दैट एंड वेल. आज आराम से बिल पास हो गया, उनमें तमाम पार्टीज जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टीज जो सेशन में आई हैं, उनमें हर पार्टी पाकिस्तान की जो है सियासी वो थी और उन्होंने अपना इनपुट दिया. देखें, ये एक अच्छी बात है कि एक कंसेंसस से और आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन जो है ये बिल पास हुआ है. अगर किसी के तहफ्फुज़ात थे तो वो आज जब बिल वो खत्म हो चुके हुए थे. अभी नाम है एक्स फॉर्मर चेयरमैन का कि उन्होंने ये कहा, लेकिन आज ही उन्होंने ये बात की है कि जो आपकी सेनेटी है वो प्रिवेल की गई है और जो हम सब का मुतफिका बिल पास किया गया. इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं. देखिए, आपके मुल्क में पिछले साल से जब से ये हुकूमत गई है उसके बाद क्या हालात थे. पिछले 4 साल की वो जो स्याही थी ना, वो एक पेज की, वो इस हुकूमत ने अपने ऊपर ली थी और फिर बड़ी मेहनत से और बड़े डिफिकल्ट डिसीजन लेके, जो कि हमारी आप लोग ही कहते थे कि क्या जरूरत थी नून लीग को. फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो नून लीग है कि आपने अपनी सियासत तबाह कर ली, आप कैसे जाएंगे लोगों में. अब जब पिछले कुछ चंद वीक और महीनों से डिसीजन अच्छे हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ आया, तो कुछ डिसीजन जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो आप किसी को केयर टेकर कह रहे हैं गवर्नमेंट, तो केयर टेकर तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनाते हैं और कंसेंसस से बनाते हैं, और जो
कैबिनेट सर होती है। एम्पावर करने की जरूरत क्यों है? इसके बाद तो लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट। जरूरत ये है कि आप अभी रिसेंटली चंद दिन हुए डिस्चार्ज स्लिप लेके आईसीयू से निकले हैं। आप डिफॉल्ट के करीब थे, ना सिर्फ डिफॉल्ट थे, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होके करके गए थे ये लोग। और आपने 1 साल की मेहनत से ये पीडीएम की हुकूमत ने सबने मिलकर इस ऐसे डिसीजन लिए कि आज पाकिस्तान उसे बच गया। तो अब कोई केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी नहीं आनी चाहिए कि वो इस तरह के डिसीजन जो है ये क्रिटिकल है। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट पहले भी आते हैं, वो आती थी, लेकिन जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे वो स्टेबल छोड़ के गए थे। 18 में भी केयर टेकर आई थी। अब जो है वो हालात नहीं है, उसके लिए हमें चेंजेस चाहिए, और चेंजेस इस किस्म के चाहिए कि जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर है, जो कंट्रीज है, मल्टीलैटरल बायलैटरल कंट्रीज के डिसीजन है, या प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2020 है, या पीपीए है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एक्ट 17 है, उसके तहत जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिसीजन किसने लेने? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते कि 3 माह 90 दिन के लिए पाकिस्तान में कोई डिसीजन ना लिया जाए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई सर ये पहली बार तो नहीं है ना सर। पाकिस्तान अभी 2 महीने पहले कायम तो नहीं हुआ ना, 70 साल पहले कायम हुआ है, और इसी तरह से इलेक्शन होते रहे हैं, निगरान हुकूमतें आती रही हैं, मुआहदे चलते रहे हैं, डिसीजन होते नहीं रहे हैं। सर हुकूमत का एक ही काम था और है कि वो शफाफ साफ इलेक्शन करवाए एज पर मैंडेट ऑफ द पब्लिक, राइट, और वो उसका मेन टास्क है। लेकिन ये इससे नहीं वो घबरा हो सकते कि वो गवर्नमेंट भी कराए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कराए, प्राइम मिनिस्टर भी कराए, फेडरल मिनिस्टर भी कराए, तो कोई क्रिटिकल डिसीजन जो है वो ना ले सके। ठीक है सेंटर आदिज साहब, हुकूमत में आने चाहिए। ठीक है, राइट, आपका पॉइंट आ गया सर। लेट मी गो टू सेंटर आदिज धामरा साहब। सेंटर आदिज धामरा साहब, अगर आप खुद ही अपने हाथों से एम्पावर कर रहे हैं केयरटेकर सेटअप को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर तो ये खदशा मौजूद रहेगा कि वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, वो तूल पकड़ सकते हैं। सेंटर आदिज धामरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीजा, पहली बात तो ये है कि ये जो बिल 230 की जो अमेंडमेंट हो रही थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी मुकम्मल दानिशमंदी का मुजाहरा किया और पूरे पाकिस्तान की उन जमहूरियत पसंद लोगों जो हमारे नकाद भी हैं उनके सामने अपना एक मौक़िफ़ रखा। हमने अपोज किया, आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि हमने अपोज किया। जहां जहां पर हमें खदशात थे इस बिल पे, हमने उसको ओपन किया। और ये जब एक कमेटी बनी थी उसमें ये डिसाइड था, हमारे भी मेंबरान नवीद कमर साहब थे उसमें, मगर उसमें भी उनका जो पहला पेज वो जरूर शेयर किया गया। मगर बाद में जब ये अमेंडमेंट्स हुई, वो पीपल्स पार्टी ने बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी ये महसूस किया कि इस बिल में वो तमाम जो फुल फ्लेज इख्तियारात हैं एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट के, उसमें हमें बतौर सियासी पार्टी जो एतराजात थे वो हमने ओपन किए। और अब जब ये बिल मंजूर हुआ है, उसमें जो हमारे खदशात थे वो लिए गए हैं, वो मान लिए गए, और हमारी जो अमेंडमेंट थी इस बिल में वो कबूल कर दी गई। उसके बाद ये बिल जो है वो मंजूर हुआ है। तो अब ये बिल जो मंजूर हुआ है इसकी शक्ल वो नहीं जो 2 दिन पहले की थी। सर नए मुआहदे नहीं कर सकती इंटरिम सेटअप, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नए मुआहदे नहीं कर सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनको ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। देखें, एक तो वो मुआहदे हैं जो लॉन्ग टर्म मुआहदा, IMF का भी तो मार्च 2024 तक चल रहा है ना, उस वक्त तक अगर इंटरिम सेटअप तूल पकड़ लेता है, देन व्हाट वुड यू डू? देखें गरिदा, एक तो वो मुआहदे हैं आपके जो ऑन गोइंग है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का वो काम है जो डे बाय डे उसको देख सकती है। बाकी केयर टेकर गवर्नमेंट के 80% जो डे बाय डे काम है वो न्यू इलेक्शन के हवाले से, जो आपकी इलेक्शन होती है, इलेक्शन पोल जो होती है, उन तमाम मामलात को वो इलेक्शन कमीशन के साथ ट्रांसपेरेंसी। सर यही गुजारिश कर रही हूँ ना कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, इत्तेहादी जमातों ने, PDM प्लस पीपल्स पार्टी, तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपने हाथ से लिख कर दे दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करने की, उन पर बाइंडिंग तरीके से अमल करने की मजाज होगी। तो अगर केयर टेकर सेटअप के पास जरूरत आ जाती है कि जी आप मार्च तक मुकम्मल करें, जब तक IMF का मुआहदा मुकम्मल नहीं होता, देन व्हाट? गरिदा, एक बात समझने की है। देखिए, हम ऑन गोइंग स्कीम्स उसको या प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जो ऑलरेडी पहले मुआहदे हो चुके होते हैं
और वो स्कीम्स हमारी चल रही होती है, उनको देखना तो जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट हो या आपकी जो वफाकी हुकूमत, जो भी असेंबलियां आने के बाद हुकूमत बने उसकी हो, तो वो मुआहदे ऑलरेडी किए हुए होते हैं, कमिटमेंट मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। एक वो प्रोजेक्ट होते हैं कि जो आप न्यू निगोशिएट करते हैं, उसके लिए ये मसला था कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आइंदा 3 साल के लिए ऐसे मुआहदे कर दे कि जिनका वजूद 6 माह के बाद केयर टेकर का ना रहे, 3 माह के बाद ना रहे, तो वो इशू था बेसिकली 6 माह के बाद वजूद ना रहे, यानी कि आप समझते हैं कि 6 महीने तक केयरटेकर सेटअप को एक्सटेंशन दी जा सकती है? नो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उनका जो टाइमिंग है, अगर असेंबली टेन्योर पूरा करती है तो 60 डेज में, अगर असेंबली 48 घंटे पहले भी खत्म की जाती है तो 90 डेज में। हाँ। तो ये उसूलन 3 महीने हो गए ना, आपने 6 डोमेन महीने है, की बात की है। कहने के तक मैंने एक एग्जांपल दी है, कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 45 दिन में भी इलेक्शन करवा सकती है और 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन करवा सकती है, मगर दोनों में कंडीशन है कि अगर टेन्योर पूरा किया तो 45 से 60 दिन के अंदर इलेक्शन होती है, अगर टेन्योर पूरा नहीं होता है तो आप 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सेंटर आजी साहब, सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब और सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, लेट मी अलाउ मी टू टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो डिस्कशन को कुछ मजीद सवालात के एंगल के हवाले से एक्सपैंड करते हैं। स्टे विद अस। इंतखाबात भी शायद आपको वही एक जो कारमा होता है या जो रिवर्स पहिया चलता है कुदरत के निजाम का, आपको शायद आम इंतखाबात भी ना मिले और आप वही रोना रोते रहें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रो रही थी कि 60 रोज में, 90 रोज में आइन की मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवा दें। तैयार हैं इसके लिए सेंटर असद साहब? जी बिल्कुल तैयार है, और ये इसके आपने देखा असेंबली में भी और बाद में भी, और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो अगस्त में केयर टेकर्स को गवर्नमेंट जो है हैंड ओवर कर देंगे। तो देखिए इलेक्शन तो जो है वो है और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 3 माह के लिए ऐसी हुकूमत बना दें जो कोई डिसीजन ना ले और कोई काम ना करे, और अभी आईसी में चार्ज स्लिप होके मरीज नहीं निकल रहा और आप उसे दोबारा वापस उसमें दें और नई हुकूमत जो है उसके लिए प्रॉब्लम है। यानी कहने का मकसद सर, ये आइडिया किसका था? सर, ये आइडिया किसका था कि इंटरिम केयर टेकर सेटअप को एम्पावर किया जाए? आपका था, पीपल्स पार्टी का था, या कहीं और से आया? देखिए ये सारे स्टेक होल्डर्स जितने हैं, इसमें तमाम लोग वो हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लाने के लिए मेहनत की है। ये वो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, और यही वजह है कि आप आज देख लें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, जफर की तरफ से भी बात, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, अलबत्ता एक बात उन्होंने जरूर जी, मैंने कहा इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। जी सॉरी, देखिए आप एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, मैंने ये बात की है, मैंने उसमें हर बंदा है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान को पलता फूलता देखना चाह रहे, प्रोग्रेसिव डेवलपिंग पाकिस्तान को, वो नहीं चाहेगा कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक ऐसी है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑन गोइंग डिसीजंस हैं, जो ऑन गोइंग वापस ट्रैक पे पाकिस्तान को लाने वाली एफर्ट्स हैं, उसको अंडू करे। अच्छा सर, ये वाली बात पहले भी हो गई थी ना सर, ये वाली बात पहले भी हो गई थी। गुजारिश आपसे ये है कि अगर आम इंतखाबात इल्तिवात का शिकार हो जाते हैं फिर आप क्या करेंगे? उसमें जो क्रैक्स थे, जी आवाज कट रही है आपकी जी, सेंटर असद साहब क्या आप सुन रहे हैं मुझे? सॉरी जी, मैं गुजारिश कर रही हूँ कि ये बात पहले भी हो चुकी है कि एम्पावर क्यों किया जा रहा है केयर टेकर सेटअप को। सवाल मेरा ये है कि अगर आम इंतखाबात डिले का शिकार होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए पाकिस्तान की जो पीछे सियासत रही है, जिस किस्म की सियासत है, उसमें एप्रीहेंशन तो है, प्रिजम्पशन अजम्पशन एज्यूम किया जा सकता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हम हर वो काम करेंगे, पीडीएम की हुकूमत और ये कोalition गवर्नमेंट जो है ओपोजिशन को भी साथ लेके, कि दोबारा आरटीएस 25 जुलाई 2018 वाले बात में हर वो ट्रैक्स जो है वो हमने बंद करने हैं, ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और अवामी मैंडेट से जो भी हुकूमत आए वो
اور پہلے بھی یہ بات کی تھی اور آگے بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے آپ میجر ڈیسیجن ٹھیک ہے آپ لوگ لیں گے, جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کا حق ہے اور اسے لینے بھی چاہیے, لیکن جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا آن گوئنگ معاہدے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ملکوں کے درمیان میں, یا پرائیویٹ پارٹنرشپس ہو یا پرائیویٹائزیشن کی کوئی چیزیں ہوں, ان سب کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور یہی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کو واپس ٹریک پر لائیں گے, اور اس کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے. آپ ازیوم کر سکتے ہیں, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, آپ کے ریزرویشنز ہو سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, لیکن میرے خیال میں جو سمجھ رہا ہوں جس قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں سارے, اور جس طرح کے ارادے دیکھ رہا ہوں اپنے کولیگس کے اور اپنی گورنمنٹ کے اور اپنی لیڈرشپ کے, الیکشن آپ کے ودن ایزی ہوں گے. اچھا, سینٹر اسد صاحب کا اسکائپ کنیکشن ٹھیک کر لیجئے جی پروڈیوسر صاحب. سینٹر عادل صاحب موجود ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ اچھا, سینٹر دھامرا صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اگر الیکشن ڈیلے کا شکار ہوئے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں غریزہ, میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو اسٹانس ہے وہ تمام کلیئر ہے, اور ہم جمہوریت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں نا, اس لیے جب لاسٹ گورنمنٹ 2022 میں تبدیل ہو رہی تھی وہ بھی وقت کی ایک نزاکت تھی. اس کے بعد یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی اس میں بھی پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کر کے امینڈمنٹ کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھا اور اپنی امینڈمنٹ دی اس میں, اور وہ قبول ہوئی. اس کے بعد یہ بل پاس ہوا ہے. تو آگے بھی پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنا جمہوری جو کردار ہے وہ ادا کرے گی. پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے اور نہ ہونے چاہیے. اگر الیکشن ڈیلے ہوئے اور بغیر کسی جواز کے ہوئے تو پیپلز پارٹی اپنا ایک موقف رکھتی ہے, اور انشاءاللہ ہم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہی صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور کے پی کا الیکشن مانگ رہی تھی اور آپ لوگ ہیلے بہانے تراش رہے تھے, تو آئرنی یہ ہوگی کہ وہی چیز پلٹ کے آپ لوگوں کے اوپر آ جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو, جس کے کبھی امکانات موجود ہیں الیکشن ڈیلے کا شکار کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی ہیلے بہانے کیے. میں تردید کرتا ہوں اس بات کی کہ ہم نے کوئی ہیلے بہانے کیے تھے. اس میں ایک شخص تھا جو ضدی تھا اور جس کی وجہ سے یہ اسمبلیاں توڑی گئی. چیف منسٹر نے نہیں توڑی. چیف منسٹر کے موقف ایک نہیں کئی بار آپ کی میڈیا میں آتے رہے کہ جناب اسمبلی نہ توڑی جائے, جبکہ آئین جو اختیار دیتا ہے وہ چیف منسٹر کو دیتا ہے. تو پہلے تو عدالتوں کو, معزز عدالتوں کو پوچھنا چاہیے ان چیف منسٹر کو بلا کے کہ آپ نے اسمبلیاں اپنے مرضی سے توڑی یا کسی کی زبردستی ڈکٹیشن پہ توڑی ہے. پہلے تو اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے, اس کے بعد یہ کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ ہیلے بہانے کر رہے تھے. ٹھیک, سینٹر مایو صاحب آپ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینا چاہیں گے. دوسرا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے, الیکشن اصلاحات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ٹوٹلی اس سارے مشاورتی عمل سے باہر ہے. آپ لوگوں کو اپنی غلطیاں لے ڈوب رہی ہیں کہ آپ اس پورے نہیں, ہمیں جو چیز لے ڈوب رہی ہے, ہمارے جو چیز ہمیں لے ڈوب رہی ہے وہ یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ ایتھیکل ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جمہوری نہیں ہے. اگر یہ جمہوری ہوتے تو یہ آرٹیکل 224(2) کو کبھی پامال نہ ہونے دیتے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہمیں یہ نہیں پتا تھا. دیکھیں نا, ہم خود نکلے تھے, یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. پارلیمنٹ سے نکلنا, پارلیمنٹ سے دیکھیں نا, پارلیمنٹ سے دیکھیں نا, پارلیمنٹ سے ریزائن کا اٹس ناٹ امپورٹنٹ, سسٹم از ناٹ امپورٹنٹ, اٹ از دی نارمز آف ڈیموکریسی. ان آرڈر, مطلب میرا یہ حق ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. یہ چیف منسٹر کا, بالکل چیف منسٹر ہی خط لکھتا ہے, لیکن ڈیسیژن پارٹی کا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ایک ویژن ہوتا ہے. یہ نیلی ویلی نہیں ہوتے کہ تم چیف منسٹر ہو تو اپنی طرف سے کرو. پارٹی کا اوور آل ویژن ہوتا ہے. اس ویژن کے لحاظ سے چیف منسٹر کا پریروگیٹو موجود ہے نا, اور پنجاب کے چیف منسٹر آن ریکارڈ ہیں سابقہ, مانتا ہوں, وہ نہیں ڈیزالو کرنا چاہتے تھے. مانتا ہوں, کے پی کے چیف منسٹر بھی آن ریکارڈ تو نہیں, بس یہی کنوے کرتے رہے میسج کہ میں نہیں. مجھے پنجاب کے چیف منسٹر تو ہم تھے, ہمارے ایل آئی تھے نا, پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے نا, ہمارے ایل آئی تھے نا, پی ٹی آئی کے ایل آئی تھے. انہوں نے ہی خط لکھا ہے نا, انہی کا ہی سگنیچر ہے نا. اب اگر چاہے ان کی رائے ہماری رائے سے جدا تھی,
लेकिन एज एल आई ओवरऑल डिसीजन हुआ, उन्होंने लिख दिया खत उसमें। लेकिन देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये लोग जब से, मुझे समझ नहीं आती, ये लोग जब से उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं और हर चीज पीटीआई पे थोप रहे हैं। आपको पता है कि पिछले एक साल में 5.51 जीडीपी गिरा है, 2022 से लेके आज तक 5.51 जीडीपी गिरा है। अगर ये इतने लायक होते, फर्ज करें आप एक बहुत लायक एंकर है और मैं यहां पे ब्रेक से पहले मैं बैठा हुआ हूं, मैं उल्टी सीधियां मार रहा हूं, मुझे आपके जो मालिक हैं इस चैनल के, उन्होंने भेजा है कि यार गरीदा आप जाए और ये करें, आप आके उससे ज्यादा फजूल काम करना शुरू कर दें, तो whom to be blamed? इसका मतलब है आप में बिल्कुल वो चीज नहीं थी। इन लोगों ने सत्यानाश मैं किस लिहाज से करता हूं, जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो आप सर्टेन चीजों को सामने रखते हैं, और मैं ये बात नहीं कर रहा हूं जो मैं अपने दिमाग से कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स बता रहा हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स ये कहती है कि इन स्पाइट ऑफ कोविड 2 साल ऐसे हुए हैं मुतवातिर, वन आफ्टर द अदर, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सालों में मुतवातिर 6 जीडीपी को टच किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग छलांगे मार रही है कि हमने 6 को टच किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफा टच किया। अच्छा, जितने हमारे सर प्लीज खामोश, जितने हमारे अहदाफ थे वो हमने 10 महीनों में वो कर लिया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर इन लोगों ने इतने अच्छे ये लोग सारे थे तो मुझे एक बात बताएं, जब पिछले साल मार्च 2002 में और या अप्रैल 2002 में जब महंगाई थी 150 रुपए का पेट्रोल था, तो ये सब लोग कोई कराची से चल के आ रहा है, कोई पिशावर से चल के आ रहा है, कोई लाहौर से चल के आ रहा है, मार्च कर रहे हैं। अगर इनको इतनी फिक्र थी महंगाई की तो ये लोग आते ना जब 200 को क्रॉस कर रहा था, जब 10 को, लेकिन इनको फिक्र महंगाई की नहीं थी, इनको फिक्र थी कि इनके हाथ से इख्तियार चला गया। अच्छा, एक और बात बताता हूं, मजे की बात, इन सब लोगों ने एक सेकंड, इन सब लोगों ने अपने बच्चों का नाम पाकिस्तान रखा हुआ है। जब वो फलते फूलते कहते पाकिस्तान फलता फूल रहा है, इनको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने बड़े बच्चे का नाम रखा है पाकिस्तान नंबर 1, दूसरे का पाकिस्तान नंबर 2, मतलब हुमायूं पाकिस्तान, गरीदा पाकिस्तान, फलाना पाकिस्तान। और जब वो फल फूल रहे हैं ना तो कहते हैं यार देखो पाकिस्तान कितना फल फूल रहा है। अरे बाहर निकल के देखो। सेंटर असद साहब, ये बातें वैसे दुरुस्त हैं सेंटर माई मोहम्मद साहब की, ये नहीं कि बच्चों का नाम पाकिस्तान रखा हुआ है, लेकिन ये कि आप बाहर निकल के देखें, अवाम रुल गई है। बिजली के बिल देख लें आप, इस दफा गैस के बिल देख लें। मैं तो सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा, सस्ता नशा जो होता है ना वो मौत को दावत देता है। कितने इन्होंने जलसे किए वहां पर महंगाई के खिलाफ, ये तो सिर्फ इक्तदार में वापस आने के लिए सारे जलसे और जुलूस करते रहे और लोगों को वो करते रहे हैं। किसी को कभी कहते रहे हैं मीर जाफर, मीर सादिक, कभी कुछ कभी कुछ। कभी इन्होंने महंगाई के बारे में जिक्र किया है? कभी इन्होंने इनके किसी लीडर ने महंगाई पे बात करने से महंगाई थोड़ी कम होगी, हुकूमत के करने से खत्म होगी ना। तो ये गए थे नवाज शरीफ साहब को क्यों बाहर भेजा था? हर कैबिनेट मीटिंग में पूरी कैबिनेट शोर मचाती थी कि जी हमारी जो है महंगाई काबू में नहीं आ रही और इन्हें बाहर जाने दे ताकि सुकून से करें और फिर इस पे कुछ करें। सेंट हुमायूं कह रहे हैं कि आवाज है ना, अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपका भाई की हुकूमत है, तो अब क्यों नहीं आते नवाज शरीफ साहब? 87% पे हुकूमत करने के बावजूद ये क्योंकि खुद बाहर थे तो इन्होंने वो जो है, मुझे उसने कहा असेंबली डिसॉल्व कर दो, मुझे इस तरह कहा कि नहीं, तो नवाज शरीफ साहब अब आ जाए ना वापस, अब क्या चीज रोक रही है? अब तो उनके भाई की हुकूमत है। इलेक्शन बोर्ड लेके आता ना, उनसे पूछे कि उन्होंने इस्तीफे दिए कि नहीं दिए। आप एक वाई इलेक्शन हुआ था डस्का का, पूरी हुकूमत 2 माह के लिए ओपोजिशन जीडीए और हुकूमत। सर, ये महंगाई का जवाब नहीं है, ये सब चीजें महंगाई का जवाब नहीं है। अवाम के पास महंगाई कम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अरकान पार्लियामान को देने के लिए 61 अरब का मुंह खोल दिया आप लोगों ने, सिर्फ 15-20 दिन की आपकी हुकूमत है। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये इन्हीं के मुंह खोले हुए हैं जिनको कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि वो नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। 61 अरब आप अरकान पार्लियामान को दे रहे हैं, डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे दे रहे हैं। सर, आज भी ये लीडर जो है अपने कायदीन को बुरा भला कह रहे हैं कि हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है हमारे हाथ से ले दिए, हमारे
बजट पे जो हमें दिया गया था वो अब हमारे ओपोजिशन जो है, लीडर्स जो हैं या वो कैंडिडेट जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें किसने कहा था? यही वजह है। ये अब देखें, महंगाई जो है उस पर ब्रेक लगी हुई है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की इकोनॉमिक डिसीजंस की वजह से है। आपका स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला गया है? सर महंगाई को ब्रेक लगी हुई है। स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का अभी 2 दिन पहले के फिगर्स आए हैं, 30-35% पे महंगाई पहुंच गई। इस बुरी हालात में ये तो वो आप पे एग्रीमेंट है, किसने किए हुए एग्रीमेंट बताए? हमने किए हुए IMF से या किसी से, ये बिजली के या गैस के या उसके बावजूद हम सेंटर असद साहब, ये इतना बड़ा दावा है कि हमें प्रोग्राम में ब्रेक लगानी पड़ेगी। आपने कहा महंगाई को ब्रेक लग गई है, इतना बड़ा दावा है कि हमारा प्रोग्राम के टाइम को ब्रेक लग गई है। जिस गैलपिंग से वो इंक्रीज हो रही थी उसको ब्रेक लगी हुई है, और यही वजह है कि लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ और कारोबार हुआ। कारोबार हो गया, इंडस्ट्री लगेगी। अच्छा सेंटर असद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का से टाइम नीचे और कहाँ जा सकते हैं? प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, सेंटर आरिफ मैं धामरा तो बस साहब, ये कहूंगा सस्ता नशा ना किया करें। सेंटर हुमायूं साहब, चले आप महंगा ब्रेक ले करते लें। हैं। वैसे महंगाई को इन्होंने, ब्रेक लग अच्छा गई है। इन्होंने ब्रेक एक लग बिल, गई महंगाई इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें 6 किलो हेरोइन आप अपने पास रख सकते हैं जायज तरीके से। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनको महंगा नशा चाहिए। देखिए, मॉर्फिन और पैथिडीन हीरो नहीं होती है। आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट करके यहाँ आए हैं, आपको पता नहीं है। पब्लिक से बोल लेना अच्छा। कितना मुश्किल है। सर जाती सर जी, मुझे तो जाती हमले नहीं, सर जाती हमले नहीं। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है ना तो इधर तक जाता है। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, मतलब मैं तो आपका शक्ल भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप भी देते होंगे सर मैं वैसे आपकी शक्ल भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं। सर मेरे पास स्किल्स है, मैं आपकी शक्ल बेहतर कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट है आप दोनों जेंटलमैन से, जाती हमले नहीं, यहाँ पर हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेंटर असद अशरफ साहब, सेंटर आरिफ धामरा साहब। ये था आज का प्रोग्राम। मल्टी टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।